अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें प्रोटीन का और इसके डाइवर्स फंक्शन देखें तो उस लिहाज से बहुत मुश्किल है कि हम लोग प्रोटीन्स को क्लासीफाई करें। ठीक है, अगर हम लोग इसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से इसको क्लासीफाइड करें तो इसको हम लोग दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक है फाइब्रियस प्रोटीन, ठीक है, और एक है फाइब्रियस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, जो फाइब्रियस प्रोटीन है ना वो कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और या मोर पॉली पेप्टाइड चेन किस फॉर्म में है, बेसिकली फाइब्रिल्स की फॉर्म में है। क्या है एक फाइब्रियस प्रोटीन, किसके ऊपर मुश्तमिल है, एक या फिर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स। किस फॉर्म में, फाइब्रिल्स की फॉर्म में। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, बेसिकली हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अमाइनो एसिड्स ने ही किसकी फॉर्मेशन करनी है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो वो डाइपेप्टाइड बना देंगे। ठीक है, और जब 3 अमाइनो एसिड्स मिलेंगे वो ट्राइपेप्टाइड। इस तरह जब 4 अमाइनो एसिड मिलेंगे तो टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन। तो इस तरह से क्या बन जाएगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। पॉली मीन मैनी, पेप्टाइड चेन यानी कि पेप्टाइड, इस चेन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। और पेप्टाइड बॉन्ड की उस वक्त ही फॉर्मेशन होती है जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं। एक अमाइनो एसिड का एक जो कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है और उसको OH इन्वॉल्व होता है, और दूसरे अमाइनो एसिड ग्रुप में का अमाइनो ग्रुप में से H इन्वॉल्व होता है, वो आपस में वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह से दो अमाइनो एसिड ग्रुप के दरमियान जब बॉन्ड बनता है, किसके दरमियान, CN का लिंक होता है, तो इस फॉर्म में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये था एक सिंपल सा रिव्यू जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में से डिस्कस किया कि बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन की किस तरह से फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है जी, बेसिकली ये इनसॉल्युबल है, पानी में हल नहीं होते, और ये नॉन क्रिस्टलाइन है, यानी कि क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन इनकी नेचर है, और ये इलास्टिक है, नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड क्या है, इलास्टिक है। इनका फंक्शन क्या है, बेसिकली ये स्ट्रक्चरल रोल करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल करते हैं, ना सिर्फ सेल में करते हैं बल्कि ज़िंदा जानदार के अंदर भी ये परफॉर्म करते हैं। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास सिल्क फाइबर है। सिल्क फाइबर यानी कि कहाँ से लिया है, सिल्क वॉर्म से और स्पेशल वेब से। मायोसिन है, मायोसिन किस में मौजूद होती है, मसल्स के सेल्स में। ठीक है, फाइब्रिन कहाँ पे होती है, ये ब्लड क्लॉट में होती है। ठीक है, कहाँ पे मौजूद होती है, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने में ये मदद देती है। ये क्या है, फाइब्रिन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैराटिन की बात करें तो ये हमारे नील से मौजूद है, यानी कि हमारे नाखून वगैरह में कौन मौजूद है, फाइब्रियस प्रोटीन का अहम किरदार है। ये भी हम लोगों ने बात की थी फाइब्रियस प्रोटीन की कंपोजिशन के हवाले से कि वो सॉल्युबल कहाँ पे होती है और कहाँ नहीं होती, उसकी नेचर कैसी होती है और इसके फंक्शंस कहाँ कहाँ हैं, और इसकी एग्जांपल्स डिस्कस की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में। ठीक है, अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन की जो शेप है ना वो स्फेरिकल होती है। क्या होती है, स्फेरिकल यानी कि दायरे जैसी गोल। ठीक है, या फिर इलिप्सोइडल होती है। क्या होती है, इलिप्सोइडल, यानी कि बेस भी जिस तरह अंडे की शेप होती है उस तरह इलिप्सोइडल। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है कि इसके अंदर मल्टीपल फोल्डिंग है पॉलीपेप्टाइड चेन की। किसकी, पॉलीपेप्टाइड चेन की मल्टीपल फोल्डिंग है। अब फाइब्रियस प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर था। क्या था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दैम। अगर हम लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। ठीक है, जो हाईली कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन से इसका वजूद होता है। अब इसकी सोलबिलिटी के हवाले से बात करें तो ये सोलिबल है, ये हाइपोजीर हो जाता है एक्वस मीडियम में। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी बहुत वाटर की प्रेजेंस होती है, जैसे कि साल्ट सोल्यूशन है, या फिर सोल्यूशन ऑफ एसिड है, या फिर बेस का सोल्यूशन है, या फिर एक्वस अल्कोहल है, तो उसमें क्या हो जाएगी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होती है वो हल हो जाती है। अगर हम लोग इसकी नेचर के हवाले से बात करें तो क्या है जी, इसकी नेचर ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकती है। जबकि हम लोगों ने अगर फाइब्रियस प्रोटीन की बात
बात की थी तो ये नॉन क्रिस्टलाइन थी और इलास्टिक थी, लचक थी इसके अंदर। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकती हैं। क्लियर है ये चीज़। अब ये डिसऑर्गेनाइज हो सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत इसमें क्या हो जाती है, चेंजेस आ सकती हैं। वो चेंजेस इस वजह से आती हैं फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जब तब्दीली आती है तो इसके भी स्ट्रक्चर में डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, तब्दीली हो जाती है। इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, हार्मोन्स हैं और हीमोग्लोबिन है। देखिए अगर हम लोग एंजाइम की बात करें तो जिस तरह जैसे ही सब्सटेंस वगैरह यानी कि सबस्ट्रेट होता है या फिर हमारे पास उसके रिएक्टेंट होते हैं, तो जिस तरह से उसकी फंक्शनिंग होती है उस तरह से बेसिकली इसमें अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस करनी होती हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस की थी फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बारे में जाना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।